Hello, champions. How are we doing today? So, कैसा गया एग्ज़ाम? I really hope it did go very well for almost all of you. सबने अच्छे से परफॉर्म किया हो, काम हेडेडली परफॉर्म किया हो. Okay, so I did not get to see the whole paper, but I did get to see the Indian polity wala part. In fact, in this class, we would actually be discussing the questions that came in the UPSC prelims 2025 on Indian polity. उसी के एनालिसिस के ऊपर है. पेपर एट द बेस्ट मॉडरेट था, बहुत स्टैटिक, बहुत इन्वॉल्व था, बहुत टू द पॉइंट था, एंड इट डिड इन्वॉल्व क्वाइट अ बिट ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स. स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं उसके ऊपर काफ़ी आया, उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काफ़ी आया. एंड थैंकफुली लास्ट फ्यू डेज जो हम लोगों ने क्लासेस करी उसमें से भी एटलीस्ट काफ़ी पोर्शन है जिससे क्वेश्चंस स्ट्रेट अप आए हैं. So if you remember जो पढ़ाया था, then I'm sure you must have felt joyous and happy attending those lectures. Anyways, let's get to the point here. You all must be tired and I do not want to take too much of your time today. So around 12-13 क्वेश्चन आए in toto polity से, which is a decent amount of questions. And let's take them one by one. So first is question 26. It says, consider the following statements with respect to the pardoning power of the President of India. आर्टिकल 72 से सीधा स्ट्रेट अप क्वेश्चन है. दो ऑप्शन दिए हैं. पहला ऑप्शन कहता है एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू. जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है उसका एक लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू करा जा सकता है. की फ्रेज इज लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू. ओके. Then second point is the president can exercise this power without the advice of central government. तो सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट को पूरा डिस्क्रिशन है इस पावर को यूज़ करने में एंड ही डज नॉट नीड टू कंसल्ट सेंट्रल गवर्नमेंट. अब देखिए इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है कि द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, दिस इज करेक्ट एन ऑप्शन. क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल पार्डन होते हैं असेंशली दे आर पार्डन सजेस्टेड बाय द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इन फैक्ट यूनियन लॉ मिनिस्ट्री सजेस्ट करती है प्रेसिडेंट को कि किस किस को पार्डन करना है या फिर रिप्रीव देना है, रेमिशन देना है एंड सो ऑन. सो ही इज़ इफेक्टिवली एक्टिंग एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. ठीक है. सो देर रियली इजंट मच ग्राउंड लेफ्ट फॉर द जुडिशरी टू रिव्यू. पर हाँ कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे देर माइट बी एक्स्ट्रानियस फैक्टर्स दैट माइट बी कंसिडर्ड बाय द प्रेसिडेंट और इट माइट द प्रेसिडेंट माइट यूज द पावर विद मालाफिडे इंटेंशन एंड सो ऑन. सो द जुडिशरी हैज इंडीड केप्ट द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओपन. ठीक है. मारू राम का एक केस था, उस केस में जुडिशरी ने एट लेंथ इसके पार्डनिंग पावर के रिस्पेक्ट में बात भी करी है. सो स्टेटमेंट 1 हियर इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2 जो है प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस ऑब्वियसली इज रॉन्ग. एज आई टोल्ड यू बिफोर कि यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ही नेम्स फॉरवर्ड करती है उन लोगों के जिनको प्रेसिडेंशियल पार्डन मिलना है. ओके. सो एज पर मी द करेक्ट आंसर अमंग्स ऑल दीज इज ऑप्शन ए, 1 only. Next is question 27. So 3 statements given. First says, on the dissolution of the House of People, the Speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the House of People after dissolution. ये exact point मैंने जब यूनियन लेजिस्लेचर से बात के रिस्पेक्ट में क्लास करी थी तो I had put up. So if you were focused, I'm sure you must have remembered this point. Then second statement says, according to the provisions of the Constitution of India, an MP of Lok Sabha on being elected as Speaker shall resign from his political party immediately. ठीक है. अब ये स्टेटमेंट जो है गलत है. फर्स्ट स्टेटमेंट ऑब्वियसली इज करेक्ट. स्पीकर जो इलेक्ट होते हुए हैं तो स्पीकर वॉज द ओनली अथॉरिटी, एज आई टोल्ड इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो, कि स्पीकर ओनली अथॉरिटी होते हैं किसी भी लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट में जो टर्म खत्म होने के बाद या फिर डिसोल्यूशन के बाद भी अपने ऑफिस को छोड़ते नहीं हैं. ही स्टेज इन हिज ऑफिस अंटिल द फर्स्ट सीटिंग ऑफ द नेक्स्ट पार्लियामेंट और नेक्स्ट स्टेट लेजिस्लेचर. जो नेक्स्ट पार्लियामेंट की सीटिंग होती है उसमें ऑन दैट डे मॉर्निंग द स्पीकर रिजाइंस और देन इमीडिएटली देयर आफ्टर प्रोटेम स्पीकर इज इलेक्टेड एंड देन फाइनली द एक्चुअल स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द members of the parliament. This is how the entire process works.
ओके, स्टेटमेंट 2 जो है, अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एमपी ऑफ लोकसभा ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिजाइन, ये शैल रिजाइन वाला क्लॉज जो है गलत है, ठीक है. He has an option whether to resign from his political party or not. See, what essentially happens is there has been a convention in our constitutional system wherein whenever anybody is appointed the speaker, they voluntarily resign from their political party so as to ensure that there is no bias reflected in their workings and there is no bias in the mind of people as well as other members of the parliament. सो ये जो शैल वाला क्लॉज है ये गलत है, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. देन द थर्ड स्टेटमेंट सेज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा विच इज पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ हाउस प्रोवाइडेड दैट no such resolution shall be moved unless at least 14 days notice has been given of the intention to move the resolution. देखिए ये स्टेटमेंट सही है. स्पीकर जो होते हैं उनका रिमूवल इफेक्टिव मेजॉरिटी से होता है. द मेजॉरिटी दैट इज नीडेड इज एन इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड इफेक्टिव मेजॉरिटी से मतलब है अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स. जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से आप जो वैकेंसीज हैं उनको हटा दोगे, एब्सेंटीज और वैकेंसीज को हटा दोगे, तो जो मेंबर्स बच रहे हैं उनकी जो मेजॉरिटी है उसके बेसिस पे उनका रिमूवल होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ऑप्शंस, ऑप्शन सी विच सेज statement 1 and statement 3 are correct is the right option. Then next we have question 28, which says statement 1 says if any question arises as to whether a member of the House of People or a member of Lok Sabha has become subject to disqualification under 10th schedule, the president's decision in accordance with opinion of Council of Ministers shall be final. ये स्टेटमेंट पूरी तरह गलत है क्योंकि जो डिस्क्वालिफिकेशन या फिर 10th शेड्यूल है उसके रिस्पेक्ट में सारे डिसीजंस कौन लेता है? स्पीकर लेता है. ये मैंने अभी राइट ऑन सैटरडे आई हैड टेकन अ क्लास ऑन शेड्यूल्स एंड उसमें मैंने ये मेंशन भी कर रखा है पॉइंट. सो दिस स्टेटमेंट ऑब्वियसली इज रॉन्ग क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन अंडर Article 102 is taken by the decision is taken by the speaker in case of Lok Sabha and the chairman or chairman of Council of States in case of Rajya Sabha. ठीक है, तो this statement obviously stands no footing. Second point says there is no mention of the word political party in the constitution. ये कह रहा है जो word political party है यही कहीं constitution में mention नहीं है. Now this statement is again wrong. देखिए हमारा जो 10th शेड्यूल है उसमें जो डेफिनेशंस का क्लॉज दिया हुआ है उसी में पॉलिटिकल पार्टी वर्ड यूज किया गया है. दैट अपार्ट उस 10th शेड्यूल में तो काफ़ी बार पॉलिटिकल पार्टी एज अ वर्ड यूज किया गया है, एज अ वर्ड और फ्रेज. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट अगेन इज रॉन्ग एंड अकॉर्डिंगली द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नीदर वन नॉर टू. ओके, then next question is question 31 which says with reference to the Indian polity consider the following statements. First, an ordinance can amend any central act. अब ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. An ordinance can has almost the same legal sanctity and legal powers which any law of parliament has. So everything that a parliamentary law can do, even an ordinance can do, with respect to union matters of course. तो ये जो ordinance है it can totally amend a central act. Second thing, an ordinance can abridge a fundamental right. This statement is totally wrong. Neither an ordinance nor a parliamentary law can abridge a fundamental right. ठीक है. Then there is the statement 3, an ordinance can come into effect from a back date, or in other words an ordinance can be applied retrospectively. ये statement बिल्कुल सही है. कोई भी parliamentary law हो या फिर ordinance हो, so उन दोनों को ही आप retrospective effect से भी अप्लाई कर सकते हैं. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट ओनली सेज दैट क्रिमिनल लॉज कैन नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाइड. ठीक है, जो क्रिमिनल लॉज हैं विच ऑल्ट इनफैक्ट क्रिमिनल लॉज में भी दोज लॉज विच ऑल्टर अ पनिशमेंट और ऑल्टर provisions with respect to evidences, affidavits and so on, they cannot have a retrospective application. आप ये नहीं कर सकते हो कि किसी एक्ट के लिए पनिशमेंट को चेंज कर दो retrospective effect से. That is not allowed. But other than that, any parliamentary law can have a retrospective effect, and since ordinance stands on a same footing as a parliamentary law, so even ordinance can be applied with a retrospective effect. Okay, so the correct answer would be option C, 1 and 3 only. Then this next is question 33 which says with reference to India consider the following. 3 bodies दी हैं इन्होंने,
इंटरस्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड जोनल काउंसिल्स। अब इसके बाद इन्होंने पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव वर एस्टैब्लिश्ड एज पर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये इफेक्टिवली अगर देखें ना तो शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आई रिमेंबर रीडिंग दीज क्वेश्चंस इन माय पीवाईक्यूज। सो दोज ऑफ यू हु हैव डन पीवाईक्यूज दे माइट बी फीलिंग हैप्पी कि अरे यार पढ़ा हुआ क्वेश्चन आया। सो इसमें जो इंटरस्टेट काउंसिल है, ऑब्वियसली इंटरस्टेट काउंसिल इज अंडर आर्टिकल 263, सो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये वाजपेयी गवर्नमेंट की टेन्योर में बनी थी थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, सो इट इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। देन फाइनली वी हैव जोनल काउंसिल्स। जोनल काउंसिल्स जो बनी थी वो नेहरू गवर्नमेंट की टेन्योर में अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट उसके अंडर बनी थी। सो अगेन दे आर नॉट कनेक्टेड विद कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, so only one of these statements is correct. Option 1 जो interstate council है that is established as per provisions of the constitution. So correct answer is option A, only one. Next question is 34. Consider the following statements. The Constitution of India explicitly mentions that in certain spheres the governor of state acts in his or her own discretion. ये बिल्कुल सही statement है. The article with respect to governor, it itself says that governor should act on there should be a council of ministers to aid and advise the governor except in respect to those areas where he is supposed to act on his own discretion. Then the next statement says President of India can on his own reserve a bill which has been passed by state legislature for his or her consideration without it being forwarded by the governor of the state. देखिए, अब ये अगर आपने मेरी गवर्नर या गवर्नर के रिस्पेक्ट में क्लास को अटेंड करा है तो यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दिस स्टेटमेंट वेरी क्लियरली, क्योंकि इट इज़ कमिंग स्ट्रेट अप फ्रॉम दैट क्लास। देखिए, जो प्रेसिडेंट होते हैं ये बेसिकली सेकंड स्टेटमेंट जो है ये गवर्नर की असेंट से है। इनफैक्ट मैंने अपनी लास्ट क्लास में ये भी बोला था कि गवर्नर की असेंट इज़ वेरी रेलिवेंट फॉर आवर एग्जाम दिस ईयर। ठीक है, तो ये आई मीन टॉकिंग अबाउट दिस स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पिक्चर में कब आते हैं, जब अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करते हैं। ठीक है ना, इट इज़ नॉट दैट द प्रेसिडेंट कैन बाईपास द गवर्नर एंड स्टेट अप गो एंड call for a bill for himself which has been passed by the state legislature. There is a due process with respect to it. It has to be reserved by the governor, and the president cannot bring a bill to himself on his own accord. Okay, so second statement is obviously wrong, and the correct answer is option A, one only is the correct statement. Next we have question 35. They have given three provisions of the constitution and asked it is stated under which part of the constitution. Fine. So first says separation of judiciary from executive in public services of the state. देखिए क्लियर कट आर्टिकल 50 का प्रोविजन है एंड दे हैव आस्क्ड इफ इट इज मेंशन्ड अंडर डीपीएसपी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. यस इंडीड इट इज. Then second statement says valuing and preserving of the rich heritage of our composite culture. स्ट्रेट अप फंडामेंटल ड्यूटीज से पिक किया हुआ है एंड द करेक्ट जो सेकंड एडजॉइनिंग पार्ट है दैट आल्सो सेज इफ इट इज स्टेटेड अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज, सो दैट इज आल्सो करेक्ट. देन थर्ड सेज prohibition of employment of children below the age of 14 years in factories, and the adjoining line says has it been given under fundamental rights. So that is also correct thing because article 24 जो है हमारा that talks about prohibition with respect to children under the age of 14 years into hazardous industries including factories. ठीक है, so all these three are correct, and the finally it is asked in the question how many of the above pairs are correctly matched. So the answer would be option C, all the three. Now question 36. 36 says with reference to the Constitution of India, if an area in a state is declared as a scheduled area under 5th schedule, then two statements are given. First, the state government loses its executive power in such areas and a local body assumes total administration. State government अपनी पूरी power खो देती है और local body पूरा administration assume कर लेती है. This obviously is a wrong statement. Even though area is declared as a scheduled area, the executive power of the state remains. ठीक है, it gets subjected to the provisions of schedule 5, but the executive power of the state over such area nevertheless remains. Then the second statement says union government can take over the total administration of such areas under certain circumstances on the recommendation of the governor. Now again this statement is wrong.
The union government cannot take over the total administration of such areas on the recommendation of governor. So the correct answer here would be option D, neither 1 nor 2. Then there is question 38, which says, consider the following subjects under our constitution. Statement 1 says, list 1 or the union list given in the 7th schedule. Then statement 2 says, extent of executive power of a state. And statement 3 says, conditions of a governor's office. Then the question goes ahead and says, for a constitutional amendment with respect to which of the above, a ratification by the legislatures of not less than 1/2 of the states is required before presenting the bill to the president. अब देखिए, ये भी मैंने टॉपिक अपने क्लास में कवर किया हुआ है. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कोई भी what the question essentially is saying is कि इन तीनों स्टेटमेंट्स में से किस किस के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्टेट रैटिफिकेशन की जरूरत है. ओके, तो लिस्ट 1 जो यूनियन लिस्ट है उसमें ऑल्टरेशन आपको करना है, तो उसके लिए आपको जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्टेट रैटिफिकेशन देने की. ओके, देन अगेन एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट, इस प्रोविजन को अगर आपको ऑल्टर या अमेंड करना है, देन यू नीड टू हैव अ स्टेट रैटिफिकेशन डन. Then the third statement which deals with conditions of governor's office, ये कैची या ट्रिकी स्टेटमेंट था. ये जो है गवर्नर की पावर जो होती है, इट कैन बी ऑल्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट टेकिंग रिकोर्स टू द नीड ऑफ अ स्टेट रैटिफिकेशन. They just need to have a special majority. They don't need to have a state ratification for performing the conditions laid down with respect to governor. उसको ऑल्टर करने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है. सो अमंग्स दीज ओनली स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए. ठीक है. Article 13, question 39 says, with reference to the Indian polity, consider following statements. First, governor of a state is not answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. गवर्नर जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं. असेंशली ही इज अ टिट्यूलर हेड. It is the executive which is rather the CM and council of ministers which are the real executive. His name is essentially being used as a stamp, to be honest. तो उनके अगेंस्ट कोई भी आप प्रोसीडिंग्स या फिर उनको आंसरेबल नहीं बना सकते हैं किसी भी कोर्ट में उनके ऑफिशियल एक्ट्स के रिस्पेक्ट में. ठीक है. सेकंड इज, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस. अब देखिए, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों एज सच मेरे गवर्नर से पढ़ाए हुए से आए हैं. Indeed, no criminal proceedings can be instituted against a governor because these are the privileges that are provided to the governor. जब तक वो ऑफिस में है तब तक उनके जो पर्सनल एक्ट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में भी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती हैं. सिविल प्रोसीडिंग्स इनफैक्ट करने के लिए भी आपको 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है. ठीक है. Then third says members of a state legislature are not liable to any proceedings in any court in respect of anything said within the house. This statement is also perfectly correct. देखिए, ये भी हाउस की प्रिविलेजेस है मेंबर्स की. जब आप हाउस के अंदर कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई एक्ट कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में कोई लीगल प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट इनिशिएट नहीं की जा सकती है. ठीक है ना. सो बेस्ड ऑन दिस द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी. स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 दे ऑल आर करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 41. स्टेटमेंट 1 सेज पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स. ये स्टेटमेंट पूरी तरह गलत है. देखिए, जो पंचायत से रिलेटेड स्टेटमेंट है वो अपने प्रोविजंस है पार्ट 9 के आर्टिकल 243 itself clearly says that there is no need to establish a पंचायत at intermediate level, और इन अदर वर्ड्स जिसको हम पंचायत समिति बोलते हैं उसको एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है इन दोज स्टेट्स वेयर द पॉपुलेशन इज बिलो 20 lakhs. ठीक है. इनफैक्ट जैसे नागालैंड हो गया, आपका मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, इन सब स्टेट्स में पंचायत समिति होती ही नहीं है. ठीक है ना. So this statement is wrong. Then statement 2 says, to be eligible to become a member of panchayat at intermediate level, a person should attain the age of 30 years. Again this statement is wrong because हमारा जो पार्ट 9 है या फिर आर्टिकल 243 है, इट ओनली सेज वन थिंग कि किसी भी लेवल की पंचायत के इलेक्शन को लड़ने के लिए योर एज शुड बी अबाउट 21 ईयर्स. इट शुड नॉट बी 30 ईयर्स, इट शुड बी अबाउट 21 ईयर्स. ओके. Then third says the chief minister of state constitutes a commission to review the financial position of panchayats at the intermediate levels
and to make recommendations regarding the distribution of net proceeds of taxes and duties leviable by the state between state and panchayats at intermediate level. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो एम्पावर्ड है स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, और विच ऑब्वियसली इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. जो गवर्नर होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन बोथ फॉर पंचायत बॉडीज एज वेल एज द म्यूनिसिपैलिटीज, राइट. सो अब फाइनली इन्होंने पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग और नॉट करेक्ट. So obviously all three of them are wrong. So the correct answer would be option D, 1, 2 and 3. I hope you have not messed this up or botched this up, अगर वो not correct नहीं पढ़ा है. I really really hope. Next is question 48, which says consider the following statements about Lokpal. देखिए, first is power of Lokpal applies to public servants of India but not टू इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स हु आर पोस्टेड आउटसाइड इंडिया. ये स्टेटमेंट गलत है. जो लोकपाल होते हैं उनके जुरिस्डिक्शन में ऑल इंडिया सर्विसेज कम या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कम. सो वेदर यू आर पोस्टेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इट डज नॉट मैटर. इफ यू आर परफॉर्मिंग एन एक्ट अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन इंक्वायरी बाय लोकपाल कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू, देन यू आर वेरी मच विद इन हिज जुरिस्डिक्शन irrespective of your posting. Next statement says chairman or a member of Lokpal shall not be a MP or MLA, whether of a state or union territory, and only the Chief Justice of India, whether a sitting Chief Justice or a retired Chief Justice, has to be its chairman. This statement is also wrong. देखिए, ये पार्ट सही है इसका कि जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं वो MP MLA नहीं हो सकते हैं, बट द पार्ट विच सेज दैट केवल CJI जो है, चाहे सिटिंग CJI हो या रिटायर्ड CJI हो, वही चेयरमैन बनाए जा सकते हैं, वो गलत है. ठीक है, चेयरमैन होने के लिए यू हैव टू बी ईदर रिटायर्ड CJI और अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज. दोनों में से आप कोई भी हो सकते हो एंड इट वर्क्स फाइन. सो दिस स्टेटमेंट ऑब्वियसली इज रॉन्ग. थर्ड स्टेटमेंट सेज द चेयरमैन और मेंबर shall not be a person of less than 45 years of age on the date of assuming office as the chairperson or member as the case may be. ये थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो चेयरमैन है या फिर मेंबर हैं वो 45 ईयर्स ऑफ एज से कम नहीं होने चाहिए जिस दिन वो ऑफिस अज्यूम कर रहे हैं. ओके. And then the fourth says Lokpal cannot inquire into the allegations of corruption against a sitting Prime Minister of India. See, I think I have written the option wrong here. The correct answer here would be option A, the third option. Chairperson या फिर members के लिए 45 years of age indeed is a mandatory requirement. Okay, so perhaps this answer at my end needs to be edited, and the correct answer here would be option A. Statement 3 is the correct answer. Okay, so I think that will be all for this class, and I really hope आप लोग अपना आज या कल में जैसे as people bring out their own answer keys, you get to check your answers, and I really hope you come out happy and joyous with your performance. अभी आज के लिए तो I'll seriously say take a good long break and enjoy your rest. That is really much needed. और बाकी इन द नेक्स्ट क्लासेस लेट्स टेक अप अ डिस्कशन ओवर कि ये इस बार कट ऑफ जो है वो कितनी जाएगी, बिकॉज एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम सीइंग द पॉलिटी पार्ट डज नॉट रियली लुक टू टफ टू मी. इट लुक्स मॉडरेट. कुछ क्वेश्चंस ज़रूर हैं विच वर ट्रिकी टू आंसर. इनफैक्ट उनमें भी एक दो स्टेटमेंट्स थे जो थोड़े ट्रिकी थे. सो दैट अपार्ट बल्क ऑफ द पॉलिटी वॉज मॉडरेट. इट वॉज समथिंग दैट वॉज मैनेजेबल. एंड अगर आपने मेरी क्लासेज ली हैं तो आई एम रियली श्योर यू मस्ट बी gaining a lot of these questions correctly. Okay. Anyways, I'll be downloading this class as well as my answers and these questions in a PDF form at the end of this class. So if any of you would be interested in downloading the same, they can subscribe to the channel and collect the PDF. As of now, that will be all. I hope you really had a good day. Please take care.